हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट की दुनिया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएलटी ग्रेड 2018 का क्वेश्चन पेपर विथ एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन अपना। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करिए यानी मिलान करना है। पहला ऑप्शन है रियोनिज्म, दूसरा ऑप्शन है रियलिज्म, तीसरा रिनेसा, चौथा रोमांटिज्म। रियोनिज्म जिसे किरणवाद कहते हैं, जिसे किरणवाद भी कहते हैं। किरणवाद जिसे किरणवाद भी कहते हैं और इसकी शुरुआत मॉस्को रूस में हुई थी 1910 से 1920 तक में। 1910 से 1920 में मॉस्को रूस में। इसके कलाकार थे लारियोनो। फिर रियलिज्म है, रियलिज्म जिसे यथार्थवाद कहते हैं, जिसके कलाकार कुर्बे हैं। यथार्थवाद 1850 से 1900 फ्रांस में चला था और रियलिज्म यथार्थवाद के कलाकार हैं दोमियो और कुर्बे। तीसरा रिनेशा ऑप्शन है, रिनेसा जिसे हम पुनर्जागरण या पुनर्जन्म कहते हैं, जिसके 3 उच्च पुनर्जागरण के 3 कलाकार हैं। पहला लियोनार्दो दा विंची, दूसरा माइकल एंजेलो, तीसरा राफेल। रिनेसा का ऑप्शन राफेल। फिर है रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद इसकी शुरुआत 1800 से 1850 तक चली थी और इसके कलाकार मैक्स बेकमैन। वैसे इसके कलाकार मैक्स बेकमैन है नहीं, मैक्स बेकमैन कलाकार हैं उत्तर अभिव्यंजनावाद के। बट तीनों ऑप्शन के वजह से यहाँ पे पहले का 1 बी वाला आंसर हो गए। पहले का 1, दूसरे का 4, रियलिज्म का कुर्बे, सी का 2 और डी का 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दृश्य कलाओं में बस्ट से क्या तात्पर्य है? तो दृश्य कला यानी जो कलाएं हैं उसमें बस्ट से क्या तात्पर्य है? बस्ट इन द सेंस एक मूर्ति होती है जो सिर्फ आवाक्ष प्रतिमा होती है। जैसे फोटो में पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है, यहाँ तक की जो फोटो होती है पासपोर्ट साइज की, इसी को कहते हैं बस पासपोर्ट साइज। यही इतनी मूर्ति जो होती है इसी को आवाक्ष प्रतिमा या बस्ट कहा जाता है। तो दृश्य कला यानी चित्रकला में बस्ट का संबंध आवाक्ष प्रतिमा से है। तमिलनाडु के ईशा योग फाउंडेशन में स्थापित आदि योग शिव की आवाक्ष प्रतिमा 112 मीटर को गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंची आवाक्ष प्रतिमा के रूप में दर्ज किया गया है। तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? योगी शिव की। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पॉल गॉगिन किस कलावाद से जुड़े हैं? पॉल गॉगिन कलावाद है उत्तर अभिव्यंजनावाद। जब उत्तर अभिव्यंजनावाद से प्रतीकवाद प्रभावित है, यानी प्रतीकवाद पॉल गॉगिन और उत्तर अभिव्यंजनावाद से प्रभावित है, और उत्तर अभिव्यंजना जंगलवाद यानी फाववाद प्रतीकवाद से प्रभावित है। इसलिए जंगलवाद में हम कह सकते हैं कि पॉल गॉगिन इससे प्रभावित है। जंगलवाद पॉल गॉगिन से प्रभावित है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जंगलवाद पॉल गॉगिन की चित्रकला से प्रभावित है। पॉल गॉगिन यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलावाद, जंगलवाद या फाववाद से जुड़े हैं। इनकी कला शैली से ही फाववाद को प्रेरणा मिली है। अब हम अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद जिसका समय 1921 से 1942 था, जो ये फ्रांस में चला था। उसके बाद जंगलवाद है, जंगलवाद यानी फाववाद, ये 1900 से 1910 तक था।
कहाँ पर? ये भी फ्रांस में था। फिर घनवाद है, घनवाद 1907 से 25 तक चला है। फिर भविष्यवाद है, भविष्यवाद 1909 से 1917 तक चला है और ये भविष्यवाद इटली में हुए। बाकी सारे अति यथार्थवाद, घनवाद और जंगलवाद सारे फ्रांस में हैं। बस ये भविष्यवाद ये इटली का कला आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजेल व ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। श्री गणेश का मतलब है कि शुरुआत किसने किया, तो शुरुआत टिली कैटल ने किया था। ऑप्शन में यहाँ सभी दिया है लेकिन ये गलत है, यहाँ पे ए होगा। भारत में ईजेल और ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश यानी शुरुआत टिली कैटल ने किया था। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बम्बई में लिथोग्राफ प्रेस को खोला था। तो बम्बई में लिथोग्राफ प्रेस को खोलने वाले पहले कलाकार राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के किलीमन्नूर नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी में हुई थी। उच्च घरानों में रवि वर्मा के चित्रों की मांग इतनी अधिक थी कि उसे अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सकते थे। अतः किसके? सर माधव राव की सहायता से इन्होंने 1894, याद रखना है कब, 1894 में मुंबई के उपनगर घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफी प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाईं। इससे इनके चित्र कहाँ कहाँ घर घर पहुँचे और चित्रों का मूल्य भी सस्ता हो गया, जिससे लोग खरीदने में सक्षम हो गए। इस तरह राजा रवि वर्मा देश के पहले लिथोग्राफर बन गए। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला किस बात से प्रभावित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ये अति यथार्थवादी कलाकार थे, इनके ऊपर अति यथार्थवादी था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में और मृत्यु 1941 ईस्वी में। इन्हीं की मृत्यु पर अवनींद्रनाथ टैगोर ने महाप्राण नामक चित्र बनाकर अपनी तुलिका को त्याग दिया था। इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी और इनका जन्म 1861 में हुआ था और ये इनके चित्रों में अति यथार्थवादी तत्व देखने को मिलते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार इसलिए माना जाता है कि ये पहले ऐसे कलाकार थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी, इसीलिए इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाने लगा है। और ये यूरोपीय आधुनिक कला के अति यथार्थवाद से ये प्रभावित थे। रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं देशों में जनगण मन अपने भारत का और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान है। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में ब्रह्मचर्य नामक एक छोटी सी शिक्षण संस्थान को स्थापित किया। 1915 में जोड़ा साको में इन्होंने विचित्रा क्लब की स्थापना की। 15 में, ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने 15 में क्या स्थापित किया था? तो विचित्रा क्लब की। कहाँ पर? 1915 में जोड़ा साको में। और 1919 में शांति निकेतन में इन्होंने कला भवन की भी स्थापना की थी। ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। 1915 में विचित्रा क्लब, 1919 में शांति निकेतन में कला भवन। 1915 में विचित्रा क्लब जोड़ा साको में और 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की थी। मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितने वर्ष पुरानी है? तो मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला 3000 BC पुरानी है। मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला 3000 BC पुरानी है। गीजा के पिरामिड का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में खुफू ने करवाया था। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की लोक कला
में किस तत्वों का कोई स्थान नहीं है? तो नव यानी नया, नयापन, तर्क यानी लॉजिक, सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर लोक कला से है कि लोक कला वह कला जो सीधे जनता की भावनाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी होती है। इसमें किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक विवेचन, तर्क या नवीनीकरण नहीं होता है। इसका उद्देश्य सौंदर्य शास्त्र से अधिक लोक जीवन और परंपरा को अभिव्यक्त करना होता है। तो इसका संबंध ना ही नव्य से होगा, ना तर्क से होगा, ना सृजनशीलता से। तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, कि इसका संबंध किसी से भी नहीं है। भारत की लोक कला नव, तर्क, सृजनशीलता आदि किसी भी तत्व का कोई योगदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है लिनोकट तकनीकी में दांडी यात्रा का प्रसिद्ध छापा चित्र। पहली बात तो ये दांडी यात्रा जो चित्र है ये छापा चित्र है। और किसने बनाया? माध्यम क्या था छापा का? तो लिनोकट था। किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 ईस्वी में और मृत्यु 1966 में हुई थी। लिनोकट तकनीकी जो छापा कला की एक तकनीकी है द्वारा दांडी यात्रा का चित्र नंदलाल बसु ने बनाया था। नंदलाल बसु ने 1920 में असहयोग आंदोलन तथा 1930 में नमक आंदोलन में भी भाग लिया था। वह कौन सा आधुनिक चित्रकार है जिसके चित्र पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? पाश्चात्य संयोजन पूछ रहा है और यथार्थवाद। पाश्चात्य संयोजन मतलब पाश्चात्य की कला टेक्निक और यथार्थ भारत की यथार्थता। तो ये राजा रवि वर्मा ने लिया था। राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य संयोजन यानी यूरोप की वेस्टर्न आर्ट से तैल रंग में और तैल उसी की तकनीकी में काम किया, लेकिन इनका जितना भी विषय था वो भारतीय पौराणिक विषय था। इसीलिए पाश्चात्य संयोजन के साथ यथार्थ का प्रभाव दिखता था किसके कला में? राजा रवि वर्मा के कला में। राजा रवि वर्मा जिनका जन्म 1848 में केरल के किल्लीमन्नूर नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी में हुई थी। पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव राजा रवि वर्मा के चित्रों पर दिखाई देता है। राजा रवि वर्मा यथार्थवादी चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा यथार्थवादी चित्रकार थे। रविंद्रनाथ टैगोर अति यथार्थवादी चित्रकार थे। वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? तो ये माइकल एंजेलो है। माइकल एंजेलो का कहना था कि जो चित्र बनाया जाता है उस चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते, रंग विधान मस्तिष्क की देन होती है। हमारे मस्तिष्क में पहले हम रंग को भर लेते हैं, मस्तिष्क में चित्र का निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद उस पर काम हम करते हैं। माइकल एंजेलो एक ऐसे चित्रकार थे जिनका मानना था कि चित्र में रंग हाथों से नहीं अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन होती है। इनमें से कौन जंगलवादी फाविस्ट कलाकार है? तो जंगलवादी यानी फाववाद के कलाकार हेनरी मातिस हैं। हेनरी मातिस का जन्म 1869 में और मृत्यु 1954 में हुई थी। ये फाववाद के कलाकार थे और फाववाद जो फ्रांस का कला आंदोलन था। हेनरी मातिस जंगलवाद के प्रसिद्ध, जंगलवाद यानी फाववाद, फाववाद यानी फाविज्म। इन्हें जंगलवाद फाववाद के प्रेरता भी कहा जाता है। इन्होंने फाववाद का प्रथम चित्र हरी पट्टी बनाया था। किस कलाकार की तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है? रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है पॉल गॉगिन की, नहीं, वैन गॉग के चित्र को। वैन गॉग जिनका जन्म हुआ था 1853 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1890 ईस्वी में। विसेंट वैन गॉग की तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है। इनकी आत्मकथा थी लस्ट फॉर लाइफ। अगला क्वेश्चन है मैन विथ डॉग।
मूर्ति है। मैन विथ डॉग शिल्पकला, शिल्पकला यानी मूर्ति किसकी है? तो ये ध्रुव मिस्त्री नामक एक मूर्तिकार हैं, इनकी ये है। मैन विथ डॉग ध्रुव मिस्त्री के द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प है। इनका जन्म 1957 में कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। ज्यामिति अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया है? नियोप्लास्टिसिज्म, पहले तो हम समझते हैं नियोप्लास्टिसिज्म क्या होता है। नियोप्लास्टिसिज्म जिसे नव लचीलवाद भी कहते हैं, नव लचीलवाद, ये हॉलैंड का एक कला आंदोलन है, हॉलैंड का, और इसका समय पीरियड था 1910 से 1931। नियोप्लास्टिसिज्म जिसे हम नवलचीलवाद कहते हैं, हॉलैंड का एक कला आंदोलन था और 1910 से 1931 तक चला है। और इसके प्रणेता कौन थे? पिएट मोंद्रियान थे। ज्यामिति अमूर्तन कला में, यानी ये जो नवलचीलवाद है ये इस ज्यामिति या अमूर्तन में काम करता था। नियोप्लास्टिसिज्म इसका इंग्लिश नाम है, का प्रयोग पिएट मोंद्रियान ने किया था। ललित कला में नियोप्लास्टिसिज्म का अर्थ है प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद डच चित्रकार पिएट मोंद्रियान द्वारा विकसित ठोस कला और चित्र ज्यामिति शैली है। और नवलचीलवाद, नियोप्लास्टिसिज्म को नवलचीलवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मिलान मैचिंग का। इसमें के एस कुलकर्णी है, अमृता शेरगिल है, के एच आरा है और रजा है। इनके चित्र, इनको मिलाना है कि इनका जन्म किस किस क्षेत्र में हुआ था। तो के एस कुलकर्णी का जन्म 1916 में हुआ था और बेलगाम में हुआ था, बेलगाम में। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था, बुडापेस्टा हंगरी में हुआ था। के एच आरा का जन्म 1914 में हुआ था, हैदराबाद में। एस एच रजा का जन्म 1922 में हुआ था, कहाँ? एमपी के बावेरिया नामक स्थान पर हुआ। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 3-1-2-4। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है। कौन सा ऐसा कलाकार है जो उच्च पुनर्जागरण का कलाकार नहीं है? उच्च पुनर्जागरण के 3 कलाकार थे, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल दा सेंजियो। तो लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल सेंजियो तीनों हैं यहाँ पर। तो फर्नांड लेजे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप हेरोग्लिफिक अथवा चित्रालिपि का अध्ययन करते हैं? तो मिस्र में। मिस्र की प्राचीन लिपि हेरोग्लिफिक या पवित्राक्षर लिपि कही जाती है, जिसका अर्थ होता है पवित्र अक्षर। इसमें 2000 अक्षर मिले थे, 2000 अक्षर थे, जिसमें 700 को पढ़ा जा चुका है। यूरोपीय चित्रकला के अधीन मिस्र की कला में हायरोग्लिफिक अथवा चित्रलिपि का अध्ययन किया जाता है। घनवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने लिखा था? घनवाद का प्रथम घोषणा पत्र अपोलोनियर ने लिखा था। घनवाद जिसका समय 1907 से 1925 फ्रांस में है, इसके कलाकार पिकासो और ब्राक थे और इसका घोषणा पत्र अपोलिनेयर ने लिखा था। 1902 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक के लेखक कौन है? तो एस्थेटिक जो पुस्तक है कब लिखी गई है? 1902 में लिखी गई है और इसके लेखक कौन है? क्रोचे हैं। 1902 में प्रकाशित पुस्तक के लेखक क्रोचे हैं। क्रोचे का जन्म 1866 में और मृत्यु 1992 में हुई थी। मृत्यु 1952 में हुई थी। ये एक इटली के दार्शनिक थे। कहाँ के थे? इटली के दार्शनिक थे।
अब अगला क्वेश्चन है, क्रम है, क्रोनोलॉजी सेट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है मृणालिनी मुखर्जी, रामकिंकर बैज, नागजी पटेल, बलबीर सिंह कट। तो मृणालिनी मुखर्जी जिनका जन्म 1949 में हुआ था, रामकिंकर बैज जिनका जन्म 1906 में हुआ था, नागजी पटेल जिनका जन्म 1937 में हुआ था, और बलबीर सिंह कट जिनका जन्म 1939 में हुआ था। बलबीर सिंह कट ही ऐसे कलाकार हैं जो BHU में प्रोफेसर थे और एक दिन ये सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे, जो जब से आज तक ये वापस पलट कर नहीं आए। तो इनके बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में कोई भी डिटेलिंग नहीं है। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म बॉम्बे में हुआ था और ये एक मूर्तिकार हैं। रामकिंकर बैज का भी जन्म 1906 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था। नागजी पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था और बलबीर सिंह कट का जन्म 1939 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। और ये सभी क्या हैं? मूर्तिकार हैं। यहाँ मूर्तिकार का क्रोनोलॉजी सेट करना था। तो सबसे पहले 1906 यानी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, यानी ऑप्शन आएगा 4। ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ये अगला क्वेश्चन है, भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता कला ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता कला ग्रुप की स्थापना निरोध मजूमदार ने की थी। वैसे तो इनके संस्थापक प्रदोष गुप्ता माने जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में प्रदोष गुप्ता न होने की वजह से निरोध मजूमदार को माना गया है। कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना कला हमें तैयार करती है। यह कथन किसका है? यह कथन केशव मलिक का है। उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। तो नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में अवतार सिंह पवार का जन्म हुआ था। अवतार सिंह पवार उत्तर प्रदेश के, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। अवतार सिंह पवार का जन्म 1929 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल में हुआ था। भारतीय समकालीन कला में कलकत्ता ग्रुप के ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। प्रदोष दास गुप्ता ऐसे कलाकार थे जिनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। और ये कलकत्ता कला ग्रुप के संस्थापक कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी किस वर्ष प्रारंभ हुई? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी। तो क्रिस्टी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय नीलामी संस्थाओं में से एक है, जिसकी स्थापना 1766 में, कब? क्रिस्टी की स्थापना 1766 ईस्वी में हुई थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय नीलामी संस्थाओं में से एक है। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो लंदन में हुई थी। लंदन में। भारत में लंबे समय तक कला की बिक्री के लिए निजी स्तर पर या घरेलू नीलामी घर जैसे सैफरन आर्ट का प्रयोग होता था, उसी के माध्यम से नीलामी की जाती थी। लेकिन 2013 में पहली बार क्रिस्टी ने भारतीय कला बाजार में प्रवेश करते हुए मुंबई में अपनी नीलामी आयोजित की। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2013 कि भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 2013 में। भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार एन.एस. बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली की याद दिलाती हैं? तो एन.एस. बेंद्रे की नारी आकृतियाँ बसोहली शैली की याद दिलाती हैं। भारतीय समकालीन कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ बसोहली शैली की याद दिलाती हैं।
अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? तो एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया। एम.एफ. हुसैन मुस्लिम चित्रकार हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं को आधुनिक चित्रण किया। अपने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर किए गए कला प्रयोग के कारण इनकी काफ़ी आलोचना हुई। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। इनमें से कौन सा कलाकार आज बंगाल यानी आज का कलाकार, प्रेजेंट का, करंट का प्रसिद्ध है? तो गणेश पाइन भी बंगाल के हैं, गणेश हलोई भी, लेकिन गणेश पाइन की मृत्यु हो चुकी है और गणेश हलोई इस समय के वहाँ के कलाकार हैं, तो आंसर हो जाएगा गणेश हलोई। गणेश हलोई आज बंगाल के यानी प्रेजेंट के, वर्तमान के, प्रेजेंट के प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका जन्म 1936 को जमालपुर बांग्लादेश में हुआ था। ये क्या है? तो दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अजंता की गुफा की प्रतिलिपियां 1957 से 63 के मध्य बनाई थी और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रॉक्स एंड स्नेक। बैंड वाला सीरीज, बैंड वाला चित्र सीरीज किसने बनाई थी? तो चंद्रमोहन कुलकर्णी। चंद्रमोहन कुलकर्णी ने बैंड वाला सीरीज तैयार किया था। फ्रेंड्स, आज हमने पहले 30 प्रश्नों को डिटेल में समझा है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगली क्लास में हम अगले 30 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए विजुअल आर्ट की दुनिया के साथ। थैंक यू।